Assalamu alaikum, my dear students. I am your biology teacher. My name is गज़न सजाद. आज जो बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो हमारा है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का, और जिसका नेम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसका कि आज हमने लेक्चर नंबर 1 अटेंड करना है. बायोलॉजिकल मेथड, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड वो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स हैं जो लिविंग थिंग्स के बारे में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, लिविंग थिंग्स या लिविंग एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स, किसी भी लिविंग एनिमल्स, लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. और वो मेथड जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड. तो हम इसको जिस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, जैसे डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है वो ये है: द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड. ऐसा मेथड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, या हमसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनमें सॉल्व किए जाते हैं, उसे मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. उनमें पहला स्टेप जो है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी ऐसे. सेकंड है ऑब्जर्वेशंस. थर्ड है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन. एंड फोर्थ इज़ डिडक्शन. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो पांचवा है स्टेप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट, रिपोर्टिंग द रिजल्ट, यानी इसके 7 स्टेप्स हैं. जो सबसे पहला हमारा है स्टेप वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ये क्या होता है? इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की पहचान की जाती है. ये पहला स्टेप है. इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप. इट इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द बायोलॉजिस्ट बाय हिमसेल्फ अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरत है कि उसकी पहचान के लिए क्या है पहला स्टेप है. यानी एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आ जाए, और वो क्वेश्चन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के से रिलेटेड, उनके मुतल्लिक हो, तो या तो वो किसी बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आ जाए या कोई उससे पूछ ले. तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हो, उनसे रिलेटेड हो, और वो कोई बायोलॉजिस्ट के जहन में आ जाए या कोई पूछ ले, तो उसे हम कहते हैं रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ऑब्जर्वेशंस. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान होने के बाद फिर सेकंड नंबर पे आती है ऑब्जर्वेशंस. तो अब ऑब्जर्वेशंस मेड विद 5 सेंसेस. ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है. उनमें नंबर 1 है विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. विजन कहते हैं नज़र को देखना, किसी भी चीज़ को देखकर फैसला करना कि ये क्या है. हेयरिंग, सुनकर उस चीज़ के बारे में जांच की जाए कि वो क्या बात है या किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है. स्मेल, खुशबू, बदबू. टेस्ट, जायका. एंड टच, किसी भी चीज़ को छू कर महसूस करने की, उसको हम कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड की फर्स्ट स्टेप के अंदर जो सेकंड स्टेप था ऑब्जर्वेशंस की 2 टाइप्स हैं. एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड सेकंड इज़ द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस. जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज़. ये नापी जाने वाली क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी जिन्हें हम नाप सकते हैं. नापने का ये है कि कोई 1 लीटर दूध जैसे नाप लिया, 1 kg वेट नाप लिया, यानी इस तरह से कि नापने वाली केजी, जाउल, मीटर सब. जबकि क्वालिटेटिव, दीज कैन नॉट बी मेजर्ड. ये मेजरेबल नहीं होती हैं, यानी इन्हें हम 1 kg, 1 लीटर इस तरह से मेजर नहीं कर सकते. रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. जो क्वांटिटेटिव हैं वो नंबर्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं और इनवेरिएबल होती हैं. इनवेरिएबल का मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्ट फिगर की शेप में हो, फिगर की फॉर्म में होंगी. वो ये नहीं कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा या 3 से थोड़ा सा कम, इस तरह से नहीं होगा, उसे हम कहते हैं इनवेरिएबल. और इसी के बरक्स अगर हम देखते हैं क्वालिटेटिव को, तो दीज आर वेरिएबल एंड लेस एक्यूरेट.
तो ये जो है ये वेरिएबल होती हैं, यानी इसमें जैसे हम कह दें किसी भी तरह से किसी चीज़ के मुकाबले में ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, कुछ इससे ये दूसरी चीज़ के मुकाबले में थोड़ी सी कम अच्छी है, या ये ज़्यादा ये लिविंग ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म से कम्प्लेक्स उसमें कम्प्लेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, थोड़ा सा कम है, इस तरह से उसे कहते हैं वेरिएबल एंड लेस एक्यूरेट। और ये क्वालिटेटिव जो है वो कम एक्यूरेट होती हैं, लेस एक्यूरेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव। जैसे कि हम इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं इजीली, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0, बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर जो है वो सिर्फ 0 ही रहेगा और हमेशा 0 ही होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 ही रहेगा और वो हमेशा 100 ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्यूटी, इंटेलिजेंस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी क्या हैं, क्वालिटी है। ब्यूटी भी क्वालिटी है, इंटेलिजेंस भी क्वालिटी है, और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कह रहा है कोल्डर है दैन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी कितना कोल्डर है ये नहीं बताया हुआ, कम कोल्डर भी हो सकता है, ज़्यादा कोल्डर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कोल्डर भी हो सकता है। इसलिए इसमें क्वालिटीज़ एक्सप्लेन की जाती हैं और इसमें मेजरेबल क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन की जाती हैं, नंबर्स की टर्म्स में एक्सप्लेन की जाती हैं, और फिर ये इनवेरिएबल होती हैं, और जबकि क्वालिटेटिव जो है वो लेस एक्यूरेट होती हैं और वो वेरिएबल होती हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है आपको मेरा ख्याल है इन दोनों एग्जांपल से बखूबी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और जब इन दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो आपने इसी तरह से दरमियान में लाइन लगानी है और एक तरफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की स्टेप्स लिख देने हैं और दूसरी तरफ आपने क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की डेफिनेशंस के तौर पर उनकी इंफॉर्मेशन लिख देनी है। यानी वो मेजरेबल नहीं है, ये मेजरेबल नहीं है, वो मोर एक्यूरेट है, ये लेस एक्यूरेट है, वो इनवेरिएबल है, ये वेरिएबल है। और एग्जांपल्स भी आपके सामने, इसमें 0 नंबर है, 100 नंबर है, इसलिए वो नंबर में एक्सप्लेन हो रही हैं। और जबकि यहाँ पर ब्यूटी, इंटेलिजेंस, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है, कोई नंबर नहीं मेंशन, इसलिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन यानी हाइपोथेसिस बनाना। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, ये हमेशा फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पर। यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमने किसी चीज़ की ली होती हैं उस सारी ऑब्जर्वेशन को एक स्टेटमेंट में बयान करने को कहते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट दैट मे बी द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। जो प्रॉब्लम हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी है उसका ये आंसर भी हो सकता है। और आंसर कैसे, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर जो जवाब हमारे जहन में आ रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात करने के बाद, तो हम उसको आंसर कहते हैं। और वही आंसर को जब हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं या कह देते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसा कि मिसाल के तौर पर प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की वजह कौन है, प्लाज्मोडियम। या मैं एक और स्टेटमेंट बना दूं कि मॉस्किटो इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, या मच्छर मलेरिया की वजह है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि किसी को मच्छर काटता है तो उससे उसे टेम्परेचर हो जाता है और मलेरिया हो जाता है, तो दैन मैं कह सकती हूँ कि मच्छर जो है वो मलेरिया की कॉज है। इसी तरह अगर किसी बंदे का मलेरियल पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाए और उसके ब्लड के अंदर आपको प्लाज्मोडियम मिल जाए तो मैं कह सकती हूँ कि सारी ऑब्जर्वेशन चेक करने के बाद ब्लड को, तो मैं कह सकती हूँ कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो मेरा ये आंसर, ऑब्जर्वेशंस का आंसर एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जब बयान कर दिया जाएगा तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मसलन हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट होती है। जनरल स्टेटमेंट ऐसे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारी ऑब्जर्वेशंस का आंसर होती है और वो जनरल स्टेटमेंट कहलाती है। उसके बाद दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस की वो ये होती है कि ये सिंपल होता है। सिंपल, वेरी सिंपल, यानी सारी ऑब्जर्वेशंस की एक सिंपल सी बात में उसको कह देना कि ये चीज़ है। जैसे मैंने कह दिया कि मॉस्किटो इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया या प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। थर्ड आ जाता है टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया वो होता है जो
पक्की तरह से जिसके बारे में श्योर ना हो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, बल्कि उसमें गलत होने का भी चांस हो, उसे कहते हैं टेंटेटिव। और टेंटेटिव वो भी होता है जिसे हमने एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए साबित करना है, उसे कहते हैं टेंटेटिव आइडिया। और इस साइड जो भी हाइपोथेसिस बनेगा उसे एक्सपेरिमेंट से साबित करना पड़ेगा कि वो सही है या गलत। और कैसे साबित किया जाएगा, यानी टेस्ट करके। तो इसलिए एक हाइपोथेसिस टेस्टेबल भी होता है एंड फॉल्सिफ आंसर भी वो हो जो उससे एग्री करता हो, यानी कि ऑब्जर्वेशन कुछ और की थी और आंसर कुछ और निकाल के बैठ गए, तो और वो ऐसे मैच भी नहीं कर रहा और एग्री भी नहीं कर रहा, तो वो वाली स्टेटमेंट हाइपोथेसिस नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, डिडक्शन, अ लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। एक लॉजिकल फैसले को, रीजनिंग, लॉजिकल कंक्लूजन मीन रीजनिंग, किसी भी रीजनिंग को जो हाइपोथेसिस से हमें रीज़न मिलेगी, यानी ऑब्जर्वेशन से एक हाइपोथेसिस बना और हाइपोथेसिस से जो हमें रीजंस मिली हैं उसे कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन। दैट रीज़न इज कॉल्ड लॉजिकल कंक्लूजन। तो लॉजिकल कंक्लूजन इज आल्सो called deduction but is drawn from hypothesis. डिडक्शन आर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। डिडक्शन को एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट किया जा सकता हो। इफ़ अ हाइपोथेसिस इज़ टेकन ट्रू, अगर एक हाइपोथेसिस सही साबित हो जाता है, इज़ यूज टू ड्रॉ रिजल्ट फ्रॉम इट। और जब एक हाइपोथेसिस सही साबित हो जाता है तो हम उससे क्या निकालते हैं, रिजल्ट्स। और इस लॉजिकल कंक्लूजन को, रिजल्ट को साबित करने के लिए यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक लगाई जाती है। यानी अगर मैं कहूँ कि मॉस्किटो is the cause of malaria, then every malarial patient should be bitten या bitten with the should be bitten with the mosquito। तो और जब अगर मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो अगर मैं लगा दूँ इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन every malarial patient's blood should have the plasmodium in their blood। तो ये इफ़ का मतलब है कि अगर यही वजह है तो फिर इस वजह को सारे मलेरियल पेशेंट के ब्लड में ये वजह होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूँ कि तमाम प्लांट सेल के बने हैं, तो इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अगर तमाम प्लांट सेल्स जो हैं या प्लांट सारे वो प्लांट सेल से बने हैं, तो देन ग्रास भी प्लांट सेल की होनी चाहिए, क्योंकि ग्रास क्या है, वो प्लांट है। इसी तरह से आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होंगी दोनों एग्जांपल से। अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की कॉज है, तो प्लाज्मोडियम हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में ज़रूर होना चाहिए। इफ़ और देन लग के ये क्या बन जाएगी, लॉजिक बन जाएगी। और लॉजिकल कंक्लूजन को हम कहते हैं डिडक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद जो है एक और आपको बात बता दूं कि जब तक हम इफ़ और देन का इस्तेमाल इस किसी भी हाइपोथेसिस के अंदर नहीं करेंगे तो वो हाइपोथेसिस उस वक्त तक हाइपोथेसिस ही रहेगा, वो डिडक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम हाइपोथेसिस के स्टार्ट में इफ़ और दरमियान में देन लगा देंगे तो वो जो है हाइपोथेसिस डिडक्शन बन जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन नेक्स्ट स्टेप है। एक्सपेरिमेंटेशन मोस्ट बेसिक स्टेप है जो इसके बगैर किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करके सही और गलत का फ़ैसला किया जाता है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंटेशन स्टेप जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक स्टेप बन गया। यूज़ टू चेक इफ़ हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट, क्योंकि इसके बगैर हम नहीं किसी भी हाइपोथेसिस के सही और गलत होने के बारे में चेक नहीं कर सकते। और अगर हमने किसी चीज़ को गलत और सही साबित करना है, गलत है या नहीं गलत है, तो हमने उसे हाइपोथेसिस को हमें एक्सपेरिमेंटेशन से ही चेक करना पड़ेगा। यूज़ टू चेक विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट, और ये कब किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटेशन उन हाइपोथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ टू चेक विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट, यानी हमें अपने हर हाइपोथेसिस में एक्सपेरिमेंटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कौन से वाला हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है। ठीक है। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड, जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होता है वो रिजेक्ट हो जाता है बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंटेशन, एंड करेक्ट इज़ एक्सेप्टेड बाय यूजिंग द experimentation process. Accepted hypothesis provide a way to test its
वैलिडिटी। और जो एक्सेप्ट हो जाता है हाइपोथेसिस वो ही टेस्ट होने के बाद अपनी वैलिडिटी को साबित कर देता है और वही राइट आंसर, या एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वही हाइपोथेसिस करेक्ट और इनकरेक्ट हो जाता है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो करेक्ट, अगर रिजेक्ट हो गया तो इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट के 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक का नाम है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड सेकंड वाले का नाम है कंट्रोल ग्रुप। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आज हम इतना ही कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों स्टेप्स बाद में कर लेंगे। समराइजेशन, रिजल्ट्स रिपोर्टिंग। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ग्रुप ऑफ अफेक्टेड पीपल, ग्रुप ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। एक्सपेरिमेंट ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके अंदर अनअफेक्टेड पीपल होते हैं। ग्रुप अनअफेक्टेड पीपल का ग्रुप जिनके अंदर कोई चेंज नहीं, जिनके अंदर कोई हमारे पास कॉज नहीं है, तो वो सारे कंट्रोल होंगे। जिसमें कॉज होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई चेंज होगी, अफेक्टेड होगा। और वैसे भी जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स अपनी जगह पर ठीक ठाक होंगे, कोई मिसिंग नहीं होगा, कोई न्यू एडिशन नहीं होगी, तो वो कंट्रोल। और जिसके अंदर से कोई एक वेरिएबल ऐड हो जाए या एक वेरिएबल निकाल दिया जाए तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन जाता है। समराइजेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। आफ्टर गैदरिंग डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन इट इज़ एनालाइज स्टैटिस्टिकली टू ड्रॉ कंक्लूजन। ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जब डाटे को इकट्ठा कर लिया जाता है, उस इकट्ठे करने के बाद जो हमारे पास एक एनालिटिक स्टैटिस्टिकली एक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए एनालाइज्ड जो हमें एक मुशाहिदा या एक रिज़ल्ट के तौर पर एक निचोड़ हमारे सामने आता है, उसे हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। रिपोर्टिंग का रिज़ल्ट के बाद ये होता है कि जब हमने एक रिज़ल्ट को समराइज़ कर लिया है डाटा को, तो फिर उस रिज़ल्ट को या उस डाटे की जब पब्लिकेशन की जाती है, पब्लिशिंग की जाती है, उसको छापा जाता है साइंटिफिक जर्नल्स में एंड बुक्स में, तो उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। इसी तरह जो भी प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है, तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, तो वो ये हाइपोथेसिस राइट होने के बाद फिर उस पर एक्सपेरिमेंटेशन हुई। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो डाटा आया, कितने लोगों को चेक किया, कितने लोगों में मिला, तो वो सारा क्या था एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद उस सारे डाटे को जब इकट्ठा करके एक टेबल की फॉर्म में दिया गया तो वो हो गया समराइजेशन ऑफ द रिज़ल्ट। फिर इसी तरह से ही हमने यहाँ पर एंड में रिपोर्टिंग किया। तो जब हमने अपने सारे डाटा की इन्फॉर्मेशन को जब हम किसी जर्नल्स या बुक्स में या बच्चों की बुक्स में या अखबारात में या सेमिनार्स में जब हम उसको शो कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट। बायोलॉजिकल मेथड का जो स्टेप था नंबर 1 वो था रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस वो एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है। डिडक्शन क्या होती है, जब उसी हाइपोथेसिस को हम इफ़ और देन का इस्तेमाल करके उसको हम दूसरी चीज़ों पे लागू करने लगते हैं, उसमें लॉजिक डाल देते हैं, तो उसे डिडक्शन कहते हैं। जब डिडक्शन हो जाती है फिर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उस पर तजर्बा करते हैं, उसको करेक्ट और इनकरेक्ट साबित करते हैं। फिर डाटा ऑर्गेनाइजेशन होती है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेप है कि अगर डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि इफ़ नॉट प्रूव्ड, तो वो तो अगर प्रूव्ड नहीं है तो वहीं पर ही सारा स्टेटमेंट ख़त्म होगी। लेकिन अगर वो प्रूव्ड हो जाता है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रूव्ड हो जाता है, राइट साबित हो जाता है, तो फिर हम उस रिज़ल्ट की समराइजेशन करते हैं। समराइजेशन भी अगर हो जाती है फिर इम्प्रूव्ड हो जाए कि ये प्रूव्ड हो गया है कि ठीक है, तो देन हम उसको थ्योरी और लॉ बना देते हैं। तो फिर वो क्या बन जाता है थ्योरी जब बहुत अर्सा तक वैलिड रहती है, चलती रहती है, लोग उस पर काम करते रहते हैं, कोई भी उसको चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करता है और फिर उसको रॉन्ग या इनकरेक्ट साबित नहीं कर पाता, तो वो फिर लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। थैंक यू सो मच। आपका लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़ बॉयज़। इसको आपने याद करना है अच्छी तरह से और अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। थैंक यू सो मच।